हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 7 और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। आप सबको जानते हैं जनरेटर क्या होता है। जनरेटर एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। आप लोग सबको देखे होंगे जनरेटर को। हमने क्या करना है, शुरू में मैकेनिकल एनर्जी देना है, वो हमें क्या दे देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी देते हैं वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे देता है। लेकिन आप लोग का एक और क्वेश्चन आता होगा कि हम तो शुरू में ही मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, फिर वो लगातार मैकेनिकल एनर्जी उससे कैसे मिलता है? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें डीजल डालते हैं। अब डीजल क्या करता है, अपना केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर दो टाइप्स के हो जाते हैं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी यानी डायरेक्ट करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ऐसा करंट जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो, लगातार चेंज होता हो, रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद उसका डायरेक्शन क्या हो, चेंज हो, वैसे करंट को हम लोग बोलते हैं एसी करंट। और डीसी करंट क्या होता है, ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन चेंज ना हो। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब हमें सबसे पहले पढ़ना है एसी जनरेटर के बारे में। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये प्रिंसिपल पे काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता था, जब किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेट के अक्रॉस मूव कराते थे या किसी मैग्नेट को किसी कंडक्टर के अक्रॉस मूव कराते थे तो उस कंडक्टर में करंट क्या होता था, इंड्यूस होता था। सेम इसी प्रिंसिपल पे हमारा कौन काम करता है, जनरेटर। हमने क्या करना है, देखिए हमारा एसी जनरेटर का सेटअप है। ये हमारा मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, बीच में हमने रख दिया आर्मेचर, बीच में क्या रख दिया, आर्मेचर कोइल। यही हमारा क्या है, कंडक्टर है, आर्मेचर कोइल। ये किससे बना होता है, सॉफ्ट आयरन कोर से। किससे बना है, सॉफ्ट आयरन कोर से। और ये सॉफ्ट आयरन कोर है तो इसके ऊपर हमने क्या कर रखा है, कॉपर का वाइंडिंग कर रखा है चारों तरफ से, ऐसे बहुत सारा कॉपर का वाइंडिंग, बहुत सारा। जितना ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा वो करंट को इंड्यूस करेगा। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, इस कंडक्टर को क्या करना है, आर्मेचर कोइल को क्या करना है, मूव कराना है। किसके, इस कंडक्टर के इस मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैग्नेट है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर को हमें क्या करना है, मूव कराना है। तो मूव कराएंगे तो यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा। इसी प्रिंसिपल पे काम करेगा हमारा जनरेटर। तो हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन क्या था कि यहाँ पे नॉर्थ और साउथ मैग्नेट है, बीच में आर्मेचर कोइल है, ये स्पिंडल है जिससे हमें इसे रोटेट कराना है। ये हमारा वायर है, इस वायर के थ्रू एक वायर से कौन लगा हुआ है, यहाँ पे एक रिंग लगा हुआ है, इसका नाम है स्लिप रिंग। ये क्या है, हमारा स्लिप रिंग। और यहाँ पे उसके साथ जस्ट लगा हुआ है क्या, ब्रश। कौन सा ब्रश लगा होता है, कार्बन का ब्रश। किसका ब्रश लगा होता है, कार्बन ब्रश। वैसे ही एक और रिंग है S2 और यहाँ पे है B2 उसके साथ। क्लियर है? यहाँ पे जो ये स्लिप रिंग है, ये ऐसा एक वायर है और ये वायर जो है वो स्लिप रिंग के साथ हमेशा क्या कर रहा है, कंटैक्ट बनाए रखेगा। यहाँ पे जैसे ये वायर हो गया और ये हमारा स्लिप रिंग हो गया, ये वायर हो गया, तो जब ये रोटेट होगा तो ये लगातार इसके साथ क्या होगा, कंटैक्ट में होगा, लगातार इसके साथ कंटैक्ट में होगा, कंटैक्ट वो नहीं तोड़ेगा। और ये जो S1 है वो हमेशा B1 के साथ कंटैक्ट में रहेगा और S2 जो है वो हमेशा B2 के साथ कंटैक्ट में रहेगा। और इसको हम लोग एक्सटर्नल लोड बल्ब से हमने क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन है। तो स्लिप रिंग क्या होता है, मेंटेन्स कांस्टेंट कांटेक्ट बिटवीन आर्मेचर एंड कार्बन ब्रश। ये कार्बन ब्रश और आर्मेचर, ये हमारा आर्मेचर है और ये हमारा कार्बन ब्रश, इन दोनों के बीच लगातार कांस्टेंट कांटेक्ट बनाए रखता है। बोले ना, ऐसा हमारा स्लिप रिंग है, ये हमारा आर्मेचर है, ये लगातार इसके साथ टच में रहता है तो कांटेक्ट हमेशा बनाए रखता है। कार्बन ब्रश का काम क्या होता है, कार्बन ब्रश जो होता है हमेशा स्लिप रिंग और एक्सटर्नल लोड के बीच कांटेक्ट बना के रखता है। स्लिप रिंग और एक्सटर्नल लोड के बीच कौन कांटेक्ट बनाता है, कार्बन ब्रश। और आर्मेचर और कार्बन ब्रश के बीच कौन कांटेक्ट बनाता है, स्लिप रिंग। क्लियर है? S1 जो होगा हमेशा B1 के साथ होगा, S2 जो होगा हमेशा B2 के साथ होगा। क्लियर है? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा? चलिए उस चीज़ को देखते हैं। तो सपोज ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा क्या, आर्मेचर कोइल है। इस आर्मेचर कोइल को हमें क्या करना है, रोटेट करना है। तो पहले देखते हैं रोटेट करने से क्या यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा, करके देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, तो यहाँ से नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे या नहीं होंगे? देखिए नॉर्थ से साउथ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हमारा कोइल है। इनिशियली अगर कोई ऐसे कंडीशन में है तो इससे कितना
फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं। इसको हमने रोटेट करना शुरू किया। अब देखिए एक यहाँ से पास कर गया 4, थोड़ा और किया, 2 पास कर गया, 3 पास कर रहे हैं, थोड़ा और किया। जैसे ही 90 डिग्री किया तो देखिए इससे कोई 3 ऊपर से जा रहे हैं, 2 नीचे से जा रहे हैं और टच करते हुए जा रहे हैं। कोई इससे पास, इसके अंदर से पास नहीं कर रहा है। इसके अंदर से पास करेगा तभी फ्लक्स जनरेट होगा। तो जब ऐसे कंडीशन में था तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स कितने थे? 5। जब 90 डिग्री रोटेट किए तो 0। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स जब चेंज होता है टाइम के साथ तो इंड्यूस होता है क्या? करंट, ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसकी वजह से करंट आता है। तो यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा। क्लियर है? अब करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा उसको पता करने के लिए कौन आया? फ्लेमिंग का हमारे पास रूल है। तो फ्लेमिंग रूल से हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट भी पता कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है? नॉर्थ से साउथ, और इसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो पार्ट ए बी जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और सी डी जो है वो नीचे की तरफ। ए बी कहाँ? ऊपर की तरफ, सी डी जो होगा वो नीचे की तरफ। ए बी कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ, तो सी डी किधर जाएगा? नीचे की तरफ। ए बी ऊपर की तरफ, सी डी नीचे की तरफ। ए बी ऊपर तो सी डी नीचे। क्लियर है? अब हमें डायरेक्शन निकालना है तो किसका यूज करना है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? नॉर्थ से साउथ उधर। अब ए बी किधर की तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ। देखिए ऊपर की तरफ, ऐसे बाहर है ना, ये ऊपर की तरफ ऐसे बाहर की तरफ आएगा ना, ऊपर करेंगे मतलब यहाँ पे क्या है? बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड उधर, फोर्स लग रहा है किधर? बाहर की तरफ। तो करंट कैसे इंड्यूस हो रहा है? करंट इंड्यूस हो रहा है ए टू बी। तो यहाँ पे ए टू बी क्या होगा? करंट इंड्यूस होगा। करंट इंड्यूस हुआ है नहीं हुआ? ऐसे ही अगर सी डी पे देखोगे तो सी डी किधर की तरफ जा रहा है? ये ऊपर आ रहा था तो वो नीचे, तो वो नीचे आएगा। तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड अभी भी किधर है? उधर। और इस बार फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? अंदर की तरफ। तो इस बार करंट किधर इंड्यूस होगा? नीचे की तरफ। किधर होगा? नीचे की तरफ। यानी करंट कहाँ से कहाँ इंड्यूस होगा? सी टू डी। तो करंट इंड्यूस हुआ, डायरेक्शन पता चल गया। जब हाफ रोटेशन पे है, जब ये डायरेक्शन अपना चेंज नहीं किया हो तो करंट कहाँ से जा रहा है? ए टू बी और फिर सी टू डी। क्लियर है? वर्किंग आप लोग को समझ में आ रहा है? जब रोटेशन शुरू हुआ, क्लॉकवाइज रोटेट किए तो ए बी कहाँ? ऊपर की तरफ आया, सी डी नीचे की तरफ। जब ए बी ऊपर की तरफ आया तो करंट कहाँ इंड्यूस हुआ? ए टू बी। किसके थ्रू पता किए? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के थ्रू। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाने आ रहा है। फोर्स बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, तो करंट कहाँ इंड्यूस हुआ? ऊपर, यानी ए टू बी। इधर अंदर था तो यहाँ पे नीचे हुआ, यानी सी टू डी। क्लियर है? जैसे ही हाफ रोटेशन कंप्लीट हुआ, हाफ रोटेशन कंप्लीट हुआ, तो हाफ रोटेशन कंप्लीट होने के बाद डी कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। सी कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। बी चलाएगा यहाँ पे, और ए आ जाएगा यहाँ पे। तो अब क्या होगा? अब डायरेक्शन ऑफ, अब सी डी जो होगा वो क्या होगा? ऊपर की तरफ, और ए बी जो होगा वो नीचे की तरफ। तो अब डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ से होगा? डी टू सी, और यहाँ पे होगा बी टू ए। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया? चेंज। फिर से डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हुआ नहीं हुआ? तो जब स्टार्टिंग में था तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या था? ए बी सी डी, ए बी सी डी था। अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया? अब डायरेक्शन करंट हो गया डी सी बी ए, डी सी बी ए। तो डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट अगर चेंज होता है तो वैसे करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एसी करंट। इसलिए ऐसे जनरेटर को हम लोग क्या बोलेंगे? एसी जनरेटर। क्लियर है? इसको एसी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रहा है। अब डायरेक्शन ऑफ करंट को यहाँ रोकने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा रिंग लगा हुआ है? स्लिप रिंग। स्लिप रिंग हमेशा क्या करेगा? कंटैक्ट बनाए रखेगा। तो हमेशा B1 जो होगा वो S1 के साथ, और BT जो होगा वो हमेशा S2 के साथ होगा। होगा या नहीं होगा? आया समझ में? तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा क्या होगा? चेंज होता रहेगा आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल, आफ्टर हाफ रोटेशन। तो यहाँ पे जो अगर आप डायग्राम बना के देखेंगे तो ये डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। क्लियर है? तो जब 1 कंप्लीट रोटेशन होगा तो डायरेक्शन कितनी बार चेंज होगा? 2 बार। कितनी बार डायरेक्शन चेंज हुआ? 2 बार। क्लियर है? अब इस चीज को अगर और अच्छे से क्लियर करोगे तो जैसे कंडीशन ये था हमारा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने पास कर रहे थे? 5। यानी इनिशियल कंडीशन 0 डिग्री पे कितने फील्ड लाइंस पास किए? 5। उस कंडीशन को और अच्छे से समझते हैं तो इसको थोड़ा मिटाते हैं। ये ग्राफ बनाने के लिए कैसे ये ग्राफ बना होगा उस चीज को समझ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? इनिशियल कंडीशन कितने फील्ड लाइंस? 5। यानी जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो फील्ड लाइंस 5 पास कर रहे हैं, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स उसका कितना रहा होगा? 5। अब देखिए ऐसे था, अब इसको रोटेट करना शुरू कर रहे हैं, रोटेट करना शुरू कर रहे हैं, शुरू किया
तो जैसे थोड़ा बहुत रोटेशन हुआ तो कुछ फील्ड लाइंस कम हुए और कम हुए। जैसे ही 90 डिग्री आया, यहाँ पे 0 डिग्री था, 90 डिग्री आया, तो 90 डिग्री आया तो कोई फील्ड लाइंस यहाँ से पास नहीं कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो क्या कर रहे थे, बढ़ रहे थे। तो जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आया तो फ्लक्स कितने आ गए, 0, क्योंकि वहाँ से कोई फील्ड लाइंस पास नहीं कर रहे थे, 0 आ गया। फिर रोटेशन शुरू हुआ तो फिर देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस धीरे धीरे बढ़ने लगे। जैसे ही 180 डिग्री रोटेट किया, फिर से पांचों के पांचों फील्ड लाइंस पास किए, यानी थीटा इक्वल टू जब 180 डिग्री हुआ तो फ्लक्स उससे फिर से कितना हो जाएगा, 5। यानी स्टार्टिंग में धीरे धीरे वो क्या कर रहे थे, बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे 5 था, 1 बढ़ा यानी 4, तो डिफरेंस कितने का है। हमें ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, जब फ्लक्स में चेंज आएंगे। कितना फ्लक्स है उससे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है कि फ्लक्स में कितना चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में 5 था, अगर 1 चेंज हुआ तो 4, तो 4 हुआ, फिर 2 हुआ तो 3, फिर और 3 तो 2 हो जाएगा, 1 फिर 2। क्लियर है, आ रहा समझ में। जब 0 पे आएगा तो चेंज कितने हो जाएंगे, डेल्टा फाई कितना हो जाएगा, 5 का, तो सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए जब 0 से वो शुरू किया होगा और यहाँ पे मैक्सिमम कब आएगा, 90 डिग्री पे। मैक्सिमम कब आएगा, 90 डिग्री पे। फिर वो फ्लक्स बढ़ना शुरू हुआ, तो फ्लक्स बढ़ना शुरू होगा तो चेंज कितना होगा, कम। अगर 1 हुआ होगा तो 5 से 1 घटाओगे 4, 3, 2, 1। जब 80 हुआ, 180 डिग्री हुआ तो फ्लक्स 5 हुआ, तो 5 - 5 कितने, 0। तो फिर से कहाँ पे आ गया होगा, 0 पे आ गया, नहीं आ गया। फिर से रोटेट करेगा तो फिर से वो चेंज होगा या नहीं होगा। अब फिर से ये रोटेशन शुरू हुआ तो फिर से वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। 270 पे फिर से मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि फिर से फ्लक्स में 0। लेकिन अब जो चेंजेस होंगे वो किस डायरेक्शन में होंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। क्लियर है, नेगेटिव डायरेक्शन में। और 270 पे क्या होगा, फिर से मैक्सिमम हो जाएगा, 180 पे फिर से 0, और फिर 360 पे आगे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। अब इस साइकिल को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये साइकिल क्या हो रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो जब एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो कितनी बार डायरेक्शन चेंज हुआ, 2 बार। यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव। तो एक साइकिल में डायरेक्शन जो है वो 2 बार चेंज हो रहा है। 2 टाइम्स क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। कितनी बार, 2 बार। चेंज किया नहीं किया, कर रहा है। अब एक साइकिल में अगर वो 2 बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है और इंडियन हाउस होल्ड में जो करंट सप्लाई होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, तो वो फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन हाउस होल्ड का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या हुआ, फिर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, ऑसिलेशंस पर सेकेंड, यानी वो 1 सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर रहे होंगे, 50 साइकिल। यानी कि वो एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा होगा, 1/50 सेकेंड। 1/50 सेकेंड। ये इसका मतलब एक साइकिल में अगर 1/50 सेकेंड और एक साइकिल में डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुआ, 2 बार। यानी कि इन एवरी 1/100 सेकेंड इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। अरे एक साइकिल 1/50 सेकेंड में, लेकिन एक ही साइकिल में 2 बार चेंज किया ना, यानी कि 1/100 सेकेंड में, हर 1/100 सेकेंड में वो अपना डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता है इंडियन हाउस होल्ड सर्किट में। क्लियर है यहाँ तक सारा पॉइंट। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि जो यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है, यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होगा वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंड्यूस्ड करंट कि जो यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उस पर, यानी बी पे करेगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इंड्यूस्ड करंट होगा। अब ये हमारा जो आर्मेचर है उसमें जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही ज़्यादा वहाँ पे क्या करेगा, करंट इंड्यूस करेगा। ये बात हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि आयरन कोर जो वहाँ पे रखा गया है उसको जितना ज़्यादा उसमें टर्न्स होंगे उतना ही ज़्यादा वहाँ पे करंट इंड्यूस होगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पे। किस पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे। फिर और किस पे करेगा डिपेंड, तो और डिपेंड करेगा एरिया ऑफ कोइल की, इस कोइल का एरिया कितना है। थर्ड क्या होगा, एरिया ऑफ कोइल, ए पे, यानी एरिया ऑफ कोइल पे। और उसको जितना तेज घुमाओगे, इसको घुमा रहे हैं हम लोग, ये जितना तेज घूमेगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पे करंट इंड्यूस होगा, यानी एस, यानी स्पीड ऑफ रोटेशन पे, स्पीड ऑफ रोटेशन पे। तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, तो
तो BNAS, तो यहाँ से एक ट्रिक बनाओगे तो NBA और S यानी स्पोर्ट्स, NBA स्पोर्ट्स, क्या याद रखेंगे हम लोग, NBA स्पोर्ट्स। क्लियर है। तो किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ कॉइल पे डिपेंड कर रहा है और स्पीड ऑफ रोटेशन पे डिपेंड कर रहा है। आ रहा समझ में। अब हम लोग बात करेंगे DC जनरेटर का। ये हमारा किसका था, AC जनरेटर का। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है DC जनरेटर के बारे में। तो DC जनरेटर ये भी क्या है, जनरेटर यानी ये भी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब ये क्या करेगा, किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, तो इसका भी प्रिंसिपल सेम वही होगा, को क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका भी प्रिंसिपल क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि किसी कंडक्टर को मूव कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो करंट इंड्यूस करेगा। तो अंतर क्या है AC DC में, तो अंतर है इनके कंस्ट्रक्शन में और इनके वर्किंग में। तो देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है। तो ये हमारा मैग्नेट है, तो मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये हमारा एक्सल है जिसको हम लोग रोटेट करेंगे। ये आर्मेचर है, ये हमारा क्या है, आर्मेचर। किससे बना हुआ है ये भी, फिर वही सॉफ्ट आयरन कोर से, किससे, सॉफ्ट आयरन कोर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, सॉफ्ट आयरन कोर, जिसके ऊपर वाइंडिंग किया गया है, किसका, कॉपर का, ऐसे वाइंडिंग किया गया है चारों तरफ से। क्लियर है। करंट इंड्यूस होगा जब ये मूव करेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है, S1 और S2 रिंग लगे हुए हैं जिसका नाम है स्प्लिट रिंग। अब AC जनरेटर था, वहां पे लगा हुआ था स्लिप रिंग। AC में क्या लगा हुआ था, स्लिप रिंग। क्या लगा हुआ था, स्लिप रिंग। अभी आप लोग पढ़े, स्लिप रिंग ऐसा था, ये क्या कर रहा था, आर्मेचर के साथ हमेशा कंटेक्ट बनाए रख रहा था और S1 हमेशा B1 के कंटेक्ट में था और S2 हमेशा B2 के। लेकिन स्प्लिट रिंग क्या होगा कि हाफ रोटेशन के बाद डायरेक्शन को चेंज करेगा। यानी ये क्या करता है कि जैसे S1 है या एक जो रिंग होगा वो हमेशा उसके साथ कांटेक्ट में होगा जो पार्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा और दूसरा जो होगा वो हमेशा उसके साथ कांटेक्ट में होगा जो पार्ट नीचे की तरफ मूव करेगा। जैसे बात करें हम लोग इसका, ये हमारा हो गया क्या, आर्मेचर कॉइल। तो आर्मेचर कॉइल जैसे ही हमारा ABCD है, क्लियर है। तो जैसे ये रोटेट होगा, हाफ रोटेशन जब कंप्लीट होगा तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये ऊपर AB जो है ऊपर जा रहा है, CD नीचे जा रहा है। हाफ रोटेशन हुआ, हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, जो CD होगा वो ऊपर जाएगा और AB नीचे आएगा। तो वहां पे जो स्लिप रिंग था वो तो हमेशा उसी के कांटेक्ट में रह रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अभी AB क्या है, ऊपर जा रहा है, तो अभी S1 जो है AB के साथ कांटेक्ट में है। जैसे ही हाफ रोटेशन आएगा, CD यहाँ पे आएगा, CD ऊपर जाएगा, तो अब CD के कांटेक्ट में कौन आ जाएगा, S1। यानी एक ब्रश एक हमारा रिंग ऐसा होगा जो हमेशा उस पार्ट से कनेक्टेड होगा जो ऊपर जा रहा होगा और दूसरा नीचे जा रहा होगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा और जब डायरेक्शन ऑफ करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है तो वैसे करंट को हम लोग क्या बोलते थे, DC करंट। तो स्प्लिट रिंग क्या कर रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज नहीं होने दे रहा है। क्यों, क्योंकि एक रिंग हमेशा उस पार्ट से जुड़ा हुआ है जो ऊपर जा रहा है और दूसरा रिंग हमेशा उस पार्ट से जुड़ा हुआ है जो नीचे जा रहा है। क्लियर है। वर्किंग सेम है, सेम वही वर्किंग है कि यहाँ पे फिर से वही हम लोग यूज करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फिर से करंट इंड्यूस होगा लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। डायरेक्शन चेंज किसकी वजह से नहीं होगा, स्प्लिट रिंग की वजह से डायरेक्शन चेंज हो रहा था। किसकी वजह से, स्लिप रिंग हमेशा एक ही के कांटेक्ट में था, तो एक बार वो ऊपर जा रहा था और सेकेंड हाफ में वो नीचे जा रहा था, तो डायरेक्शन क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। आया समझ में आप लोग को DC जनरेटर। क्लियर है आप लोग को, कोई दिक्कत तो इसमें, क्लियर है। AC और DC करंट का भाई इसका डिफरेंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर AC और DC का आप लोग को अगर ग्राफ देखना होगा तो AC और DC का ग्राफ कैसा होता होगा, तो AC का ग्राफ हम लोग देख ही लिए थे। यहाँ पे डायरेक्शन हमेशा क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल। लेकिन DC में डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं होता है, हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल क्या होगा, चेंज होगा, वहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं होगा। क्लियर है। इंडिया में कितने हर्ट्ज होते हैं AC करंट में, 50 हर्ट्ज, ये भी याद रखना है। और टाइम कितने टाइम के बाद डायरेक्शन चेंज करता है, 1/100 सेकंड के बाद। तो ये रहा आज का आप लोग का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।